दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम करेगी सर। परसेंटेज को चमकाने का काम करेगी सर। भाई साहब बताना चाहेंगे, मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी हम आपको क्लास नहीं देते हैं। आज की इस क्लास में तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 1 को हम तगड़े तरीके से कंप्लीट कर देंगे और आने वाले टाइम में यूनिट 2, 3, 4 को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस मैनेजमेंट को हमने आपको पढ़ाया है ना। और जो बच्चे एमसीक्यू क्लास का वेट कर रहे हैं, भैया बहुत जल्द क्लास आएगी और बाद में अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो क्लास हो सकता है आ भी चुकी होगी, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो में हमने 2 टाइप के प्रश्न रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और जो बच्चा अपनी यूनिवर्सिटी से अपना सिलेबस मैच करना चाहता है, भैया सब मैच कर लो, है ना। बाद में आप कह सकते हैं कि भाई कहाँ से जो चीज़ें हैं वो अपनी बनी हैं। और मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आप अपनी ये क्लास देखेंगे, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। चलेंगे अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। और जो बच्चे एमसीक्यू क्लास का वेट कर रहे हैं कि कब मिलेंगी, तो भाई साहब बहुत जल्द क्लास आपको मिल जाएंगी। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है क्लास आ भी चुकी होंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट मैं कहता हूँ विजिट जरूर कर लो। अब सुनो भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, सिंपल सी बात है, समझेंगे। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेखांकन की वह शाखा है। लेखांकन क्या है, तो आप कहेंगे सर अकाउंटिंग को ही हिंदी में हम लेखांकन कहते हैं, है ना। तो लेखांकन की वह शाखा है जिसमें व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन, ध्यान रखना, जितने भी फाइनेंशियल लेन देन होते हैं सबको दर्ज किया जाता है। अच्छा, उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। और फिर उनको संक्षिप्त करके यानी कि समराइज करके जो अंतिम खाते के लिए हम तैयार चीजें करते हैं, उनको कहते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप कहेंगे सर ये बात क्या है, हमें तो समझ में नहीं आई। तो सिंपल से शब्दों में आप बात समझेंगे। देखिए कोई बिजनेस है ना, कोई बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब प्रॉफिट और लॉस को हम अगर आंकड़ों के जरिए बताएं तो ये क्या है, तो आंकड़ों के जरिए बिजनेस को बताने का जो एक माध्यम होता है, तो उसको कहते हैं सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है। देखिए जैसे एक व्यापारी है, उस साल के अंत में क्या करता है, वो प्रॉफिट लॉस अपना चेक करता है। तो क्या करेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा और साथ ही में एक बैलेंस शीट बनाता है। बैलेंस शीट में क्या है, जिसमें वो देखता है कि भाई कितना कैश फ्लो हुआ है ना, कितनी व्यवस्थाएं हुई हैं, कितना मुनाफा हमने कमाया, कितना नुकसान हुआ है, उन सबको अच्छे तरीके से चीजों को कवर करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पहले क्वेश्चन को आपने तोड़ के रख दिया होगा। अच्छा, बैलेंस शीट में 2 चीजों का बड़ा यूज होता है, किसका, आप कहेंगे सर जनरल और लेजर। अभी हम समझेंगे क्या होती हैं ये चीजें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जनरल क्या होता है, समझिएगा। देखिए जनरल लेखांकन की प्रथम पुस्तक है ना। प्रथम पुस्तक को इंग्लिश में कहेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, इसमें क्या है, तो भाई जितने भी लेन देन है सब डेट वाइज होते हैं, तिथि के अकॉर्डिंग उनको हम लिखते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे भाई एग्जाम्पल हमने लिखा है कि नगद में अगर कोई फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का, तो कब खरीदा, क्या है, कितना कैश दिया, कब दिया, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पे उनका हिसाब लिखा जाता है डेट वाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जनरल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा था तो उसमें जनरल हमने समझ लिया है, तो लेजर हम समझेंगे क्या है। देखिए लेजर वह पुस्तक है जिसमें जनरल की प्रविष्टियों को अलग अलग खातों में लिखा जाता है। ध्यान रखना, लेजर क्या है, आपने कहा सर वह बुक है जिसमें जनरल की जो प्रविष्टियां होती हैं उनको अलग अलग अकाउंट्स में हम लिखते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए कैश से जुड़े सभी लेन देन कैश अकाउंट में क्या है, आपने कहा सर लिखे जाते हैं, है ना। कैश से जितने भी जुड़े चीजें होती हैं वो कहाँ लिखी जाती है, आपने कहा सर कैश अकाउंट में, है ना। उनको सारी चीजों को अब हम यहाँ पे जनरल से जोड़ के रख रहे हैं, तो उनको सबको डेट वाइज यहाँ पे पूरा मेंशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको, है ना, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं आई होंगी तो कोई बात नहीं, हम आगे लॉन्ग में ये चीज जब पढ़ेंगे तो हम वहां पे भी कवर करेंगे। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, एसेट क्या होते हैं। देखिए अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपको एसेट नहीं पता है तो मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा डीप में हो, है ना। समझिएगा, एसेट वे संपत्तियां हैं जो व्यवसाय नहीं है, यहाँ पे व्यवसायी के पास होती हैं और भविष्य में लाभ देती हैं। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई अभी कुछ। देखिए मैं कहता हूं वो हर चीज जो आपकी जेब में पैसा लाए, है ना, वो हर चीज जो आपकी जेब में पैसा लाए वो एसेट है भैया। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए जैसे कैश है, बिल्डिंग है ना, आपके पास कोई सोना पड़ा है, कोई स्टॉक अगर आपने करके रखा है, कोई आपके पास भवन है ऐसा,
है ना, जिसको बाद में आप खरीद बेच के आप जो पैसा है वो कमा सकते हैं। आपने कोई निवेश किया है, आपके पास कोई फर्नीचर है, आपके पास सोना है, जो कुछ भी आपके पास है, मैं कहता हूं सब आपकी जेब में क्या लाएंगे, तो आपने कहा पैसा लाएंगे, और जो पैसा लाए वही क्या है, सिंपल सी बात है कि एसेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतने बढ़िया तरीके से और कोई आपको नहीं समझा सकता था, है ना। उम्मीद करता हूं कि एसेट को आपने तोड़ के रख दिया होगा। अच्छा, एक और हम आपको चीज बताना चाहेंगे। देखिए, एसेट ना 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला तो होता है टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, और एक और होता है आपका नॉन करंट या फिर नॉन फिक्स्ड, जिसको हम कहते हैं, माफ करना, नॉन फिक्स नहीं, उसको फिक्स्ड कहते हैं या फिर नॉन करंट कहते हैं। अच्छा, ये 4 टाइप के होते हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको समझाता चलूं, पहले समझ लो। अच्छा, पहला जो आपका है टेंजिबल एसेट। क्या है भाई? टेंजिबल जो एसेट आपका होता है वो क्या है? देखिए भाई, इसको छुआ जाए और देखा जा सके, है ना, छू भी सके और देख भी सके। जैसे भूमि है, फर्नीचर है, वाहन है ना, ये सब क्या है, इनको सबको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपके टेंजिबल हो जाएंगे। अच्छा, इंटेंजिबल, जिनको इंटेंजिबल क्या होता है, दूसरे की बात कर रहे हैं, इन लगा दो आगे, और टेंजिबल, तो इंटेंजिबल क्या है, इसको कहते हैं सर अमूर्त, जिन्हें हम छू ना सकें, है ना, जो भौतिक रूप में ना हो। अच्छा, जो भौतिक रूप यानी कि जिनका कोई शरीर ना हो, फिजिकल जो ना हो, तो उसको हम बताओ कैसे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जिसको टच ना कर पाए लेकिन उनकी वैल्यू हो, जैसे आपका कोई ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, या फिर कॉपीराइट है, या कोई ब्रांड वैल्यू है, तो उसको छू नहीं सकते। अब जैसे मैं किसी ब्रांड का अगर मैं नाम लेता हूं, जैसे मैंने लिया नाइक का, ठीक है, मैं मान लो नाइक का मैं नाम ले रहा हूं। अब ये क्या है, इस सिंबल की वैल्यू है। अब आप बताओ, इस सिंबल को क्या छूने और देखने का क्या अर्थ है, बताओ। लेकिन इस सिंबल की वैल्यू है, ऑटोमेटिक प्राइस इस सिंबल पर बढ़ जाता है ना। बहुत सारे ऐसे तमाम तरीके के जो ब्रांड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ प्रॉपर। उम्मीद करता हूं कि आपने समझी होंगी चीजें। अच्छा, 2 और बच गए आपके। एक तो रहेगा आपका चालू यानी कि करंट एसेट जो होता है, जिन्हें 1 साल के भीतर नगद में बदला जा सके, है ना। 1 साल के भीतर नगद में हम बदल लें, जैसे बैंक में जमा राशि है कोई, है ना, आपका कोई स्टॉक है, इन्वेंट्री है, कोई आपके डेप्टर्स हैं, देनदार वगैरह हैं, तो उन सब की चीजें। और जो गैर चालू होते हैं, जिनको नॉन करंट या फिर फिक्स्ड कहते हैं, जो लंबे अवधि के लिए हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए आपने फिक्स्ड कर दिया, है ना। कहते हैं ना, बैंक में पैसे फिक्स कर दिए 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। कोई बीमा आपने करा रखा है ना। कोई आपकी जमीन है, बहुत पड़ी है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बाद में उसको देखेंगे, है ना। लंबी अवधि का जो आपने निवेश किया है उसको कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने एसेट को अच्छे से, बहुत अच्छे से तोड़ के रख दिया होगा, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना यार। भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है और एक एक चीज को आपके माइंड में फिट करने के लिए हम जान लगा देते हैं। एक और बात सिंपल सी बताएं, बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और यूनिट 2, है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2, हम 2 यूनिट आपको पढ़ा चुके हैं। बहुत जल्द एक एक क्लास ला करके आपके यूनिट 3, 4 को कंप्लीट करेंगे। और एमसीक्यू की क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, तो भाई साहब ओएमआर के लिए भी क्लास बनाई जा रही हैं। 4 यूनिट है टोटल, एक एक क्लास दे करके 4 यूनिट को कंप्लीट करना है। बाकी हमें 2 मैराथन देनी है सबकी, और बहुत तगड़े तरीके से आपका अपना कोर्स जो है वो कवर हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और भाई साहब, जिन लोगों ने हमसे पहले पढ़ा होगा उनको ये चीज़ पता होगी कि भाई साहब तोड़ के रखते हैं चीज़ों को और सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, हम आपके हर साल काम आएंगे भैया। चलेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 7 को हम यहाँ पे तोड़ के रखते हैं कि इनकम से आपका क्या तात्पर्य है, समझिएगा। देखिए, इनकम वह आर्थिक लाभ होती है जो व्यवसाय को सामान्य क्रियाओं से प्राप्त होता है ना। व्यवसाय को कैसे प्राप्त होता है, तो आपने कहा सर जो जनरल एक्टिविटीज होती हैं उनसे हमें क्या मिलती है भैया, आर्थिक हमें लाभ मिलता है। बाद में हम क्या करेंगे, उसको अपना कहीं ना कहीं निवेश कर लेंगे। तो ये क्या है, तो आपने कहा सर यही तो इनकम है। जैसे जैसे भैया सेल से क्या होती है, आय मिलती है ना। रेंट रिसीव्ड अगर आपको मिल जाता है, आप कहीं का किराया मिलता है, कोई चीज़ें ऐसी मिलती हैं, तो उससे क्या होगा, तो आपने कहा सर आय मिलेगी। सिंपल सी बात है। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे तोड़ के रखते हैं। 10-11 क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट में है, बाकी फिर 3 से 4 क्वेश्चन लॉन्ग में आपको मिल जाएंगे और सब कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ से एक क्लास में 1 यूनिट तोड़ते हैं भैया, है ना। कहीं दूसरी क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक क्लास में 1 यूनिट तोड़ दी तो भैया समझ लो टूट गई वो। आप कहीं से भी पढ़ लेना, अगर आपने अपनी ये वीडियो देख ली भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कंपेयर करके देखो आप। 8 नंबर प्रश्न रहेगा कि भाई श्री कल्याण सुब्रमण्य जो अय्यर हैं, जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं KS अय्यर, इनका लेखांकन में क्या योगदान है। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग में इनका क्या योगदान है, उनको जरा हम समझिएगा। देखिए भैया, श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब जो है, उन्हें 1859 से लेकर 1940 तक का इनका जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, को भारत में लेखांकन का जनक इन्हें कहते हैं। फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया इनको कहा जाता है
है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसको कहते हैं तो आप बता देना कि भाई श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब को कहा जाता है। ठीक भाई साहब, चलेंगे। तो उन्होंने भारत में क्या किया, आधुनिक लेखांकन प्रणाली, ठीक है, शिक्षा और पेशेवर लेखांकन संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उन्होंने निभाई है। किस किस में निभाई, तो याद रखना भाई, आधुनिक लेखांकन प्रणाली, है ना, और शिक्षा और पेशेवर लेखांकन संस्थाओं के विकास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने चीजें बहुत अच्छे से समझी होंगी। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि आज भारत में सीए प्रणाली और लेखांकन शिक्षा का जो आधार है, के.एस. अय्यर साहब के प्रयासों से ही ये जो है वो मजबूत हुआ है। उम्मीद करता हूं कि भाई साहब 8 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। 9वां क्वेश्चन, ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। अकाउंटिंग की नेचर और जो स्कोप है उसको आपको स्पष्ट बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई साहब। चलेंगे भाई, नेचर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की जो प्रकृति है उसको जरा समझते हैं। तो समझने के लिए हमें कुछ बिंदु हैं, उनको हम जरा समझते हैं। देखिएगा, पहला तो रहेगा आपका कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो आपका व्यवस्थित ज्ञान है वो चीज। देखिए लेखांकन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें लेन देन को निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार दर्ज किया जाता है। भाई साहब मैं समझता हूं कि आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, भाई साहब घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, मैं समझता हूं। तो उसी चीज़ों को सबको ध्यान में रख करके क्लास में बनाता हूं, हर चीज़ को बहुत सटीक तरीके से डिजाइन करता हूं कि भैया टाइम आपका बच जाए और आप बाकी अपने और चीज़ों में अपना जो टाइम है वो लगा सके। चलिए, तो व्यवस्थित ज्ञान को आपने समझा कि लेखांकन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें लेन देन को निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जो है वो दर्ज करते हैं। सिंपल सी बात है। तो भाई सिस्टमैटिक की जब भी बात आ जाए तो सबको सीरियसन, क्लासिफिकेशन, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलेंगे, दूसरा यहाँ पे समझ रहे कि भाई आर्थिक लेन देन का जो अभिलेखन है यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उनको जरा समझे तो अकाउंटिंग केवल उन्हीं लेन देन से संबंधित होती है जिनमें धन मापा जाए। ध्यान रखना, जहां पे धन का हम मेजरमेंट करते हैं, अकाउंटिंग केवल उन्हीं लेन देन से संबंधित होती है। अब आप कहेंगे अकाउंटिंग कहीं और से, नहीं भैया, जहां पे धन या तो मुनाफा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, जो भी आप चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो होनी चाहिए किससे रिलेटेड, तो आपने कहा सर संपत्ति से, पैसों से रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरे की बात करेंगे, वर्गीकरण और संक्षेपण क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन और सीरियशन, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन क्या है। देखिए लेन देन को खातों में वर्गीकृत करके उनको संक्षिप्त कर देना, समराइज कर देना, ये क्या है, यही तो है भैया। अच्छा, स्कोप हम जरा समझ रहे हैं। स्कोप देखो, अकाउंटिंग का क्या स्कोप है। तो भाई अकाउंटिंग का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें जिसे निम्न भागों में हम बांटते हैं। निम्न में कौन कौन, पहला तो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यह क्या है, यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और लाभ हानि ज्ञात करने से संबंधित है। किसकी, तो आपने कहा भैया, मैंने आपको बताया था भाई साहब कि मैंने कहा आपके पास कोई बिजनेस है, आपके पास दुकान ही क्यों ना है, ठीक है, कंपनी है, दुकान है, फैक्ट्री है, जो कुछ भी है, उसमें क्या हो, उसमें भैया आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो उस सबकी जो जानकारी आप रखते हैं इकट्ठे तरीके से कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या स्थिति उस टाइम बन रही है, तो वो सबकी जो जानकारी में मिलती है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। तो ये हमने आपको स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको बताया था, समझिएगा। देखिए व्यवसाय कि वित्तीय स्थिति और लाभ हानि ज्ञात करने से संबंधित है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, दूसरा रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसमें उत्पादन लागत को निर्धारण और नियंत्रण किया जाता है ना, उसका निर्धारण भी करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। मॉनिटरिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग भी जरूरी होती है। तीसरा रहेगा भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या होती है भाई, ये प्रबंधन की योजना, है ना, नियंत्रण और निर्णय में सहायता प्रदान करता है। भाई साहब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद टैक्स अकाउंटिंग समझेंगे। टैक्स यानी कि कर की यहाँ पे बात हो रही है। देखो कर क्या है भाई, इसका जो संबंध होता है वो कर का निर्धारण करना और कर का नियोजन करना, इन दोनों से ही संबंध होता है टैक्स अकाउंटिंग का। उम्मीद करता हूं कि आपने चीजें समझी होंगी। जरा यहाँ पे देख लो, फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग से उत्पादन लागत जो है वो कम करने में मदद मिलती है। और मेन तो यही होता है ना कि आप जो प्रोडक्शन लागत है, आपकी कॉस्ट है, उसको कम कर दें, बाकी आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसी तरीके से चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने 9 नंबर प्रश्न को भी अच्छे से समझा होगा। 10 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात होगी, एक क्वेश्चन और रहेगा, उसके बाद जो है हम आपके लॉन्ग आंसर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो समझो, फोकस जरूर बनाना। लेकिन देखिए जब एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं और आप इसमें भी फोकस नहीं बना पा रहे तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें, है ना, दिक्कत हो जाएगी। समझो यहाँ पे देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप, इसको शॉर्ट में कहते हैं गैप। ये क्या है ये बताओ। देखिए गैप वे सिद्धांत अवधारणाएं और परंपराएं हैं जिनके आधार पर लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। गैप फुल फॉर्म समझ लो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिद्धांत है, अवधारणा है और परंपराएं हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, आपने कहा सर अकाउंटिंग का कार्य होता है। जरा
गैप के जो भाग हैं उनको समझते हैं, तो दो भाग इनके हैं, कौन कौन? अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अच्छा, ये दोनों को हम किस में डिस्कस करेंगे? तो भैया लॉग में करेंगे, वहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां देखेंगे तो भाई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार जो मालिक और व्यवसाय है दोनों को क्या है भैया आपने कहा अलग माना जाता है, सिंपल सी बात है। चलेंगे 11 नंबर का प्रश्न है कि भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसको समझो। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, है ना, दो पहलू होते हैं। एक तो होता है भैया डेबिट और एक होता है क्रेडिट, सिंपल सी बात है। तो इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल से याद रखना, डेबिट और क्रेडिट। आप बताओ, जैसे बैंक में अगर आपके में पैसे आ गए हैं खाते में, तो जब आपको मैसेज आएगा डेबिट का आएगा या क्रेडिट का आएगा, जल्दी से कमेंट में बताओ, है ना। इस क्वेश्चन को 11 नंबर प्रश्न लिख करके कमेंट जरूर कर देना कि भाई जो आपके बैंक में पैसे आए हैं वो आपके मोबाइल में जब मैसेज आएगा तो डेबिट लिख कर आएगा या फिर क्रेडिट लिख के आएगा पैसों का। जल्दी से आप हमें बताओ कमेंट में, मैं देखना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी बात है लेकिन मुझे पूछना है। चलेंगे, मुख्य सिद्धांत क्या है भैया? एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट। इस चीज को ध्यान रखना, एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट, इसको हम अपोजिट साइड से भी समझ सकते हैं, एवरी क्रेडिट हैज इक्वल डेबिट। ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना। चलेंगे, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा। हो सकता है वीडियो किसी को फास्ट लग रही हो तो रोक रोक करके चीज़ों को लिखते हुए चले जाओ भाई, टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करानी है और साथ में बातें भी तो करते चलना है ना आपसे। चलेंगे भाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत तगड़े तरीके से, छूटेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। और बहुत जल्द आने वाले टाइम में यूनिट 2, 3, 4 को एक एक क्लास ला करके सबको कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है सारी वीडियो आ भी चुकी होंगी, तो एक बार मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट आप विजिट कर लो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, है ना। टेलीग्राम चैनल पर क्या है कि आपको जो भी अपडेट देनी रहती है, PDF वगैरह सबकी बातें वहाँ करते हैं। चलो, तो अब बात कर रहे हैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन की कि जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस को जो विस्तार से आपको समझाना है वो क्या होता है, जरा समझिएगा। देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में व्यवसाय के सभी लेन देन को अंतिम खातों तक पहुंचाने के लिए 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। एक तो होता है जनरल, दूसरा होता है लेजर और तीसरा होता है ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जनरल क्या है कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे, मैंने आपको बताया था अभी शॉर्ट में। जल्दी से बताओ जनरल क्या है और लेजर क्या है, दोनों को आप कमेंट में बताएंगे एक बार, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है वो क्या है भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में व्यवसाय के जितने भी लेन देन होते हैं सब जरूरी है और तीनों आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? देखिए, पहला जनरल जो है उसको जरा समझ रहे हैं। जनरल को लेखांकन की प्रथम पुस्तक यानी कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसको कहा जाता है। इसमें सभी वित्तीय लेन देन को तिथि क्रम, ध्यान रखना, तिथि क्रम में और दोहरे लेखा प्रणाली के अनुसार लिखा जाता है। लेजर को अब हम जरा समझते हैं, उसके पहले आपको जनरल के उद्देश्य बताएं कि भाई लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड रखना, दूसरा है डेबिट और क्रेडिट का सही वर्गीकरण करना और तीसरा है भविष्य में संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र देना, प्रमाण देना। तो ये सब क्या है? तो आपने कहा भैया ये जो है वो आपका जनरल हो जाएगा। लेजर को जरा हम समझ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, लेजर क्या है? लेजर को लेखांकन वही अकाउंटिंग की मुख्य पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। जनरल में लिखे गए सभी लेन देनों को लेजर में अलग अलग खातों में स्थानांतरित करते हैं, इसलिए इसको क्या है ध्यान रखना। लेजर जनरल की बात हो तो वहां पे तिथि क्रम को आपको याद रखना है। महत्व जरा समझ लेते हैं। प्रत्येक खाते की अलग अलग जानकारी यहां से मिल जाती है जब हम इसको, है ना, अलग से रखेंगे। किसी खाते का जो बैलेंस है वो आसानी से ज्ञात होता है। फाइनल अकाउंट बनाने में भी यहाँ पे सहायता मिलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि कैश अकाउंट में केवल नगद से जुड़े सभी लेन देन जो है वो लिखे जाते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस को जरा समझ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस खातों की वह सूची है जिसमें सभी खातों के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिखाए जाते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस क्या है भाई? खातों की वो सूची, ध्यान रखना, जिसमें डेबिट बैलेंस दिखाए और क्रेडिट बैलेंस दिखाए। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चलेंगे, उद्देश्य जरा इसके समझ लो कि लेखांकन की गणितीय शुद्धता की जांच यहाँ पे हो जाती है, त्रुटियों का पता लग जाता है, भाई कोई एरर आ रही है, कोई दिक्कत है। फाइनेंशियल अकाउंट की तैयारी में ये सहायता देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ चीजें समझ लो, ठीक। चलेंगे भाई, जैसे डेबिट जो टोटल है और उसका जो क्रेडिट टोटल है ये क्या है? तो आपने कहा सही बात, यही जो है वो वही खाता सही माना जाता है, ठीक। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। भाई किसी को अगर नोट्स चाहिए चारों यूनिट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, बिजनेस मैनेजमेंट के, या फिर जो आपके और मैं कहता हूँ सब्जेक्ट है, एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, किसी के भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये ना सोचना कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, भाई साहब आज तक किसी से 1 रुपये नहीं लिया।
फ्री शिक्षा देने का काम करता हूँ। जब बात करता हूँ ना पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब दम रखते हैं कंटेंट में अपना, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं दम भरा जाता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की मैं बात करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ आप अपने नोट्स खुद बनाइए, लेकिन भाई साहब जो आप हमसे अगर नोट्स लेंगे तो हमें जो हमारे टाइपिस्ट वगैरह भैया हैं उनको हमें कुछ देना पड़ेगा। तो उनको देने के लिए चंद पैसों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मैं आपसे नहीं रखूँगा। पूरे 4 यूनिट के नोट्स की मैं बात अगर करूँ सिंपल से, तो आपको 100 रुपये में मैं आपको 4 यूनिट के नोट्स दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, 4 यूनिट के नोट्स मात्र 100 रुपये, बहुत ज़्यादा लंबी यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगी आपसे। तो आप चाहें तो आराम से हमसे ये चीज़ ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें मैसेज करें 923632 इस नंबर पर आप हमें क्या कर दें, मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, आप बता देना तो हम आपको वहीं पे नोट्स भी आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है और बैलेंस शीट है, उन सबको विस्तार से आपको समझाना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए छूटेगा कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट के 2 प्रमुख भाग होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और दोनों का उद्देश्य जो है वो अलग अलग होता है। पहले तो समझ रहे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, तो भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वह खाता है जिससे व्यवसाय का शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट या फिर शुद्ध हानि होती है। ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या है, या तो आपको नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, तो ये चीजें हैं। चलिए विशेषताएं जरा इसकी समझ लेते हैं कि यह एक अवधि से संबंधित है, इसमें सभी आय और व्यय शामिल होते हैं और व्यवसाय की कार्य क्षमता जो है उसको वो दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे भैया, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर सेल हो गई 1.5 लाख की, ठीक है, एक्सपेंस जिसमें खर्च था अपना 1,10,000 का, ठीक है, तो वो कहा कि उसने कहा कि भाई बताओ प्रॉफिट कितना मिला, तो आपने कहा इसमें से ये माइनस किए, हमें सिंपल सी बात है कि 40,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बैलेंस शीट को जरा समझ रहे, तो बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाती है। ठीक है, बैलेंस शीट के जो घटक होते हैं, पहले तो मैंने वही बताया था आपको, एसेट है ना, एसेट यानी कि जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी जेब में पैसा लाता है, जैसे कैश है, बिल्डिंग है, भवन है, मशीनरी है, सोना है, ठीक है, वाहन है, कोई फर्नीचर है ना, कोई स्टॉक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, आपकी जेब में पैसे लाती हैं, तो ये एसेट है। दूसरा लायबिलिटीज देखते हैं, देनदारियां जो होती हैं, जैसे लोन है, क्रेडिटर्स हैं, तो ये क्या है आपके लायबिलिटीज होती हैं। कैपिटल, तो कैपिटल जो होती है आपकी पूंजी है ना, आपके पास कितनी पूंजी आपने वहां पर निवेश की है, कितनी पूंजी आपकी लगी। अकाउंटिंग इक्वेशन को जरा हम समझ लेते हैं, तो भाई साहब इस तरह से समझ लेते हैं, जो एसेट होते हैं आपके लायबिलिटीज और कैपिटल यानी कि जो आपकी देनदारियां हैं और जो आपकी पूंजी है, उनको जोड़ करके आपकी क्या मिलती है, क्या बनती है, आपने कहा संपत्ति बनती है। जो मकान और मशीन है वो आपके एसेट है, बैंक लोन है आपका लायबिलिटीज है, ध्यान रखना है ना। चलेंगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। भाई अगर आपका एमसीक्यू भी एग्जाम होना है और आप फिर भी ये क्लास देख लेते हैं, तो ये सोने में सुहागा का काम करेगी आपका। इनकम के मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ इनकम की अवधारणा जो है आपको समझानी है। भाई साहब आपके सब विषय में आपको पढ़ाते हैं, ये ना समझना कि केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कंप्लीट करा के रह जाएंगे, नहीं, एक क्लास में 1 यूनिट देने का काम करते हैं। और आप बहुत सटीक और बहुत बढ़िया चैनल पर आए हैं, समझ लो ईश्वर ने आपकी सुनी है, कहीं यहाँ वहां का झोल आपको नहीं दिया जाता है। समझिएगा, इनकम के मापन मेजरमेंट की जो इनकम है उसको आपको समझाना है, उसकी अवधारणा जो है उसको समझाना है। समझिएगा, देखिए इनकम का अर्थ है व्यवसाय द्वारा अर्जित वह आर्थिक लाभ जो नियमित गतिविधियों से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, नियमित गतिविधि यानी कि रोज जो है आपको गतिविधि करनी होगी। तो इनकम का सही मापन व्यवसाय की सफलता को दर्शाता है, सिंपल सी बात है। देखिए इनकम मापन की जो प्रक्रिया है, रेवेन्यू की पहचान करना, दूसरा है एक्सपेंस की पहचान करना कि खर्च कितना हुआ है ना, लगाया कितना है, कितना आपको मिला है, दोनों के अंतर से इनकम की हम गणना यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो इनकम मापने का जो सिंपल सा सूत्र है हम याद रखेंगे, इनकम इक्वल होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सिंपल सी यहाँ पे बात होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, इनकम मापन का जो महत्व है उसको जरा समझ लेते हैं। व्यवसाय की लाभप्रदता जानना है ना, व्यवसाय से कितना हमें लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उन सब के लिए हमें इनकम से हमें क्या चीज़ें हैं। देखिए इनकम अगर अच्छी हो ना तो कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है, और पैसे अगर ना मिले ना किसी व्यवसाय में तो फिर कॉन्फिडेंस समझ लो खत्म है। कर निर्धारण यानी कि टैक्स के निर्धारण में हमें सहायता मिलती है। निवेश का जो निर्णय है उसको लेने में भी ये सहायक होते हैं। जैसे रेवेन्यू आपका रहा, मैं कहता हूँ 90,000, एक्सपेंस खर्च आपने किए 60,000, तो आपकी इनकम तो आपने कहा माइनस किया 30,000। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया।
उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब क्वेश्चन को, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन को तोड़ के रखा होगा। भाई साहब हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। और बहुत जल्द आपकी 2, 3, 4 यूनिट आपको मिल जाएंगी, सब कुछ आपका कंप्लीट हम कराएंगे। बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 1 को हमने बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ाया था, और यूनिट 2, यूनिट 1 हम अभी तक कंप्लीट करा चुके हैं। बाद में मैं कहता हूं अगर आप क्लास देख रहे हैं तो 3, 4 सब आ चुकी होंगी, परेशान मत होना, क्योंकि एक क्लास में 1 यूनिट बनाना है तो हो सकता है 8-10 दिन में हम सब आपका पूरा कंप्लीट करा के रख दें, ठीक है। बताना जरूर कि क्लास आपको लग कैसी रही, सच बताना ईमानदारी के साथ, तब फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएं। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तब फिर हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बता देना जरूर। और बाकी अगर सच में पूरी यूट्यूब पे दमदार क्लास है तो एक बार लिख जरूर देना कि पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और तगड़ी क्लास। भाई साहब बिजनेस मैनेजमेंट का जो लिखित और OMR दोनों के लिए हमने एक साथ वीडियो हमने बनाया था, लेकिन लोगों ने इस पर कम प्यार दिखाया। सबने कहा कि भाई अलग अलग क्लास हमें चाहिए, है ना, लिखित की अलग चाहिए, OMR की अलग चाहिए। तो अभी तो लिखित की चल रही, और बहुत जल्दी जो है वो OMR की भी यूनिट वाइज हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में दोनों की हम अलग अलग मैराथन भी देंगे। परेशान मत होना, एग्जाम में क्वेश्चन बचेगा नहीं, अपने इस भाई पर विश्वास रखना बस, ठीक है। चलेंगे, बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है ना। और अगर चैनल पर पहली बार अगर आपने देखा है, पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा कि आपके हम हर सेमेस्टर में काम आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।